Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. We are studying pollution. In this lecture we will study water pollution as well as soil pollution. Now start the lecture and understand what is pollution. See, जब हमारे environment के important component जैसे air, water, right, air, water and soil में अनवांटेड और अनडिजायरेबल मटेरियल सब्सटेंस या एनर्जी का एडिशन होता है जिससे या तो इन्वायरमेंट की क्वालिटी डिग्रेड होती है या फिर उस इन्वायरमेंट में रहने वाले ह्यूमंस या अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्मफुल इम्पैक्ट होता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? पॉल्यूशन कहा जाता है. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट pollution is the introduction of substances or energy that cause adverse impact on environment as well as living entities in that environment. Right? अब यहाँ पर या तो substances हो सकते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे प्लास्टिक हो जाएगा, प्लास्टिक है, पॉलीथीन्स है, राइट, या फिर यदि साउंड है, हीट है या लाइट है, उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, तब भी वो क्या कहलाता है? पॉल्यूशन ही कहलाता है. तो पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस और एनर्जी दैट कॉज एडवर्स चेंजेस और एडवर्स इम्पैक्ट इन द एनवायरनमेंट एंड living entities. Right? Now, what are pollutant? See, a pollutant may be defined as a physical, chemical or biological substance released into the environment which is directly or indirectly harmful to humans and other living organisms is known as pollutant. Right? For an example, carbon dioxide, sulfur dioxide, ozone, right, etc., etc. In the previous lecture, we have studied the air pollution in depth. In this lecture, we will focus on water pollution as well as soil pollution. Now, let's understand what is water pollution. See, तो water में जब toxic pollutants, substances, chemicals या किसी energy का क्या होता है? एडिशन होता है, जिससे वाटर की क्वालिटी क्या होती है? डिग्रेड हो जाती है, या फिर वाटर में जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, राइट, उन पर हार्मफुल इफेक्ट होता है, तो उसको ही क्या कहते हैं? यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन कहते हैं. राइट, सो वाटर पॉल्यूशन इज सेड टू अकर व्हेन toxic pollutants or chemicals or substances and particulate matter are introduced into water bodies such as lakes, rivers and seas. Right? अब जो वाटर पॉल्यूशन है उसका कॉजेज क्या क्या होते हैं? तो ये जो कॉजेज हैं ये MPPSC प्रीलिम्स में, राइट, पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन. राइट, तो जो वाटर पॉल्यूशन के ओवरऑल जो कॉजेज हैं उनको हम वन बाई वन करके यहाँ पर स्टडी करेंगे. द फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? डंपिंग सॉलिड वेस्ट, राइट, इन वाटर बॉडीज. तो जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको वाटर बॉडीज में क्या करना? डंप करना. अब सॉलिड वेस्ट में जैसे कंक्रीट भी हो सकता है, डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, राइट, डोमेस्टिक गार्बेज भी हो सकता है. तो उसको जब हम वाटर बॉडीज में जो है क्या करते हैं? डंपिंग करते हैं, तो उससे वाटर बॉडी का जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो नेगेटिवली अफेक्ट होता है, राइट, और साथ ही साथ वहाँ की जो एयर क्वालिटी जो वाटर क्वालिटी है वो भी क्या होती है? डिग्रेड होती है. तो फर्स्ट इज डंपिंग सॉलिड वेस्ट इन वाटर बॉडीज. सेकेंड, डिस्पोजिंग अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल सीवेज इनटू वाटर बॉडीज. राइट, अब जो इंडस्ट्रियल सीवेज होता है उसमें कई हार्मफुल क्या होते हैं? सब्सटेंसेस होते हैं. जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करते हैं गंगा रिवर, राइट, अब गंगा रिवर इज द पॉल्यूटेड रिवर इन इंडिया. उसके एक रीज़न ये भी है कि उसमें इंडस्ट्रियल सीवेज को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है या रिलीज किया जाता है. और इंडस्ट्रियल जो सीवेज होता है उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं, जो कि हार्मफुल सब्सटेंसेस या जो केमिकल्स हैं वो वाटर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, राइट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं?
डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस रिवर में पॉल्यूशन को या जो बायोडिग्रेडेबल जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको डिग्रेड कर देते हैं। तो जो रिवर्स है या लेक्स है उनमें जो वाटर होता है वो प्योर एंड क्लीन होता है। वाई? क्योंकि जो लेक्स हैं चाहे रिवर्स हैं उनमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स को डिग्रेड कर देते हैं, राइट। और कुछ समय पश्चात जो है वह वाटर क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। बट जो इंडस्ट्रियल सीवेज होता है उसके जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रिवर्स हैं या लेक्स हैं या जिसमें भी ये जो सीवेज को रिलीज किया जाता है, राइट, वो और भी ज़्यादा पॉल्यूटेड होते जाते हैं, राइट। तो डिस्पोजिंग अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल सीवेज इनटू वाटर बॉडीज एंड ह्यूमन एंड क्या हो जाएगा, एनिमल वेस्ट हो जाएगा। Disposing human and animal waste in rivers and water bodies. Also agricultural runoff containing pesticides and fertilizers. अब देखिए क्या होता है कि nowadays to increase the productivity, right, farmers of India uses huge amount of fertilizers as well as pesticides as well as weedicides. अब जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स या वीडीसाइड्स में होते हैं उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और जब फ्लड होती है तो फ्लडिंग में ये जो रन ऑफ वाटर होता है, ये रन ऑफ जो वाटर है फ्लडिंग के दौरान किस में पहुंचता है, वाटर बॉडीज में पहुंचता है। एंड बिकॉज ऑफ दिट द हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस या हार्मफुल केमिकल्स एक्यूमुलेट इन पॉन्ड, लेक और नियर बाई वाटर बॉडी, और वहाँ का जो वाटर है वो पॉल्यूट हो जाता है। देन ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक इम्प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट, देन ऑयल स्पिल्स, राइट, ओशियंस में, सीज में या किसी रिवर में जो वाटर ट्रांसपोर्ट के मीडियम से जो भी ऑयल को क्या किया जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, अगर उसका स्पिल हो जाता है तो उससे भी वाटर पॉल्यूशन होता है। एंड नेचुरल प्रोसेस सच एज क्या हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन, जिसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे। जब कभी भी, अगर मैं आपको बताऊं तो जब कभी भी जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ वाटर है ये किसी लेक में पहुंचता है तो वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिससे एल्गी इंक्रीज हो जाती है, उसको ही यूट्रोफिकेशन कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट होते हैं, लगभग अगर हम देखें तो कुछ डिसीजेस जो हैं, राइट, देयर आर डिफरेंट डिसीजेस बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, और डिफरेंट डिसीजेस क्या हो जाएंगी बिकॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। बाकी के जो अदर जो इफेक्ट्स हैं वो क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे, राइट, वेदर इट इज वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। सो सम पॉइंट्स तो क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे, कुछ जो पॉइंट्स हैं वो क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, राइट। तो हम उन डिफरेंट पॉइंट्स को भी पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि वाटर पॉल्यूशन की वजह से वाटर बॉडी में, राइट, वाटर बॉडी में चाहे वो रिवर हो, लेक हो, राइट, ओशियन हो, उसमें जो वायो एक्यूमुलेट, राइट, केमिकल्स कैन वायो एक्यूमुलेट। तो जो केमिकल्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या हो सकते हैं, एक्यूमुलेट हो सकते हैं। एंड these chemicals can travel their way up to the food chain and ultimately reach the humans। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे वो क्या हो, राइट, whether it is agricultural run of water या जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो डिस्पोज किया जाता है, तो जो जितना भी वाटर बॉडीज में जो अनट्रीटेड वाटर को रिलीज किया जाता है तो उसकी वजह से जो वाटर में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनका वायु एक्यूमुलेशन होता है, राइट, इन लिविंग बीइंग्स में। और जब ये लिविंग बीइंग्स से होता हुआ वो किसी न किसी प्रकार से हमारे फूड चेन में एंटर कर देता है तो अल्टीमेटली दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस आर रीच टू द ह्यूमंस और उनके हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। सेकेंड क्या हो जाएगा, डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम। जब वाटर बॉडी में जो है हार्मफुल केमिकल्स एंटर होते हैं तो उससे जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। थ्रेट्स टू मरीन लाइफ और एक्वाटिक लाइफ।
इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ वाटर बोर्न डिसीजेस। जब एयर पॉल्यूशन के कॉजेज देखे थे तो उसमें रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिफरेंट जो है डिसीजेज अकर हो रही थी। तो बिकॉज ऑफ द वाटर पॉल्यूशन वाटर बोर्न जो डिसीजेज हैं वो अकर होती हैं। साथ ही साथ इंक्रीजेस टॉक्सिक केमिकल्स सच एज मरकरी इन वाटर बॉडीज, और ये जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जब इनको कंज्यूम किया जाता है तो मिनीमाटा है या डिफरेंट जो डेंजरस डिसीजेज हैं वो अकर होती हैं। और अगर हम देखें तो जो सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ह्यूमंस को होते हैं, तो राइट, सो सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस ऑन ह्यूमंस। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इन 1932 अ ग्रेव कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन incapacitated inhabitants of an entire city in Japan with neurological diseases and mental illness for many decades। क्योंकि वहाँ का जो पूरा वाटर था वो कंटेमिनेट हो गया था, तो इसकी वजह से इंटायर सिटी क्या हो गई थी, उस पर सीवियर इम्पैक्ट थे और उनको न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस जो है अकर हुई थी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो वाटर पॉल्यूशन की वजह से ये नेगेटिव क्या होते हैं, अफेक्ट्स होते हैं। नाउ यहाँ से प्रीलिम्स में डिफरेंट जो टाइप्स के जो एमसीक्यूज हैं वो फॉर्म्स होते हैं, राइट। फॉर एन एग्जांपल व्हाट इज बीओडी, सबसे पहली चीज तो आपसे यही पूछा जा सकता है व्हाट इज बीओडी, व्हाट इज डीओ, व्हाट इज एमपीएन। सेकंड थिंग इज दैट कि इनका यूज क्यों किया जाता है। थर्ड थिंग इज दैट व्हाट इज द मेथड। तो हम इन सबको समझेंगे वन बाय वन। तो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, राइट। So let's study the methods of measurement of water pollution. The first is dissolved oxygen, second biological oxygen demand, then third is most probable number, and fourth is chemical oxygen demand, right। हो सकता है एक क्वेश्चन तो यही फॉर्म हो जाए कि विच इज नॉट द मेथड ऑफ मेजरिंग वाटर पॉल्यूशन, राइट। यू वुड हैव 3 ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में वो आपको कुछ भी दे सकते हैं। सो दीज आर द 4 मेथड्स टू मेजर वाटर पॉल्यूशन। लेट्स स्टडी द फर्स्ट, दैट इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, अब सीधी सी बात है, ये तो नाम ही बता रहा है कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन किस में, वाटर में। देखिए जो जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके रेस्पिरेशन के लिए वो डिसॉल्व ऑक्सीजन का ही क्या करते हैं, यूज करते हैं, राइट। और ये ऑक्सीजन जो है वो किसमें, वाटर में डिसॉल्व रहती है, राइट। तो द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, या दैट इज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन पर लीटर इज नोन एज डिसॉल्व ऑक्सीजन, राइट। सिंपल, तो हम कह सकते हैं कि द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही क्या कहा जाता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन कहा जाता है। यदि पर लीटर, राइट, यहां हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन पर लीटर, उसको ही क्या कहते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। तो यदि हमने कहा कि यदि डिसॉल्व ऑक्सीजन 10 मिलीग्राम है पर लीटर, राइट, तो यदि 1 लीटर वाटर में 10 मिलीग्राम क्या है, डिसॉल्व ऑक्सीजन है, तो वह वाटर प्योर होगा या क्या होगा, क्लीन होगा। तो इफ द डिसॉल्व ऑक्सीजन इज 10 मिलीग्राम पर लीटर, देन वह वाटर कैसा होगा, प्योर या क्लीन वाटर होगा। एंड इफ डिसॉल्व जो ऑक्सीजन, इफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इज इक्वल टू और अबव 8 मिलीग्राम पर लीटर, तो वो क्या कहलाता है, कंटामिनेटेड वाटर कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉरी, प्योर वाटर कहलाता है। यदि इक्वल है या 8 से क्या है, ज्यादा है, तो इफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इज इक्वल टू और अबव 10 मिलीग्राम पर लीटर तो वह प्योर वाटर होता है, राइट। और अगर 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम होती तो उसको क्या कहते हैं, कंटामिनेटेड वाटर कहते हैं। और अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन 4 मिलीग्राम पर लीटर से भी क्या होती है, लेस होती है, तो वो कैसा होता है, हाईली पॉल्यूटेंट वाटर होता है। तो यहाँ से एग्जाम में सीधे सीधे जो है एमसीक्यूज फॉर्म हो सकते हैं। अगर डीओ जैसे सिंपल अगर दे दिया कि अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन 10 मिलीग्राम पर लीटर है तो वो प्योर वाटर होगा, राइट। या हम ये कहें कि
8 डिजोल्व ऑक्सीजन 8 मिलीग्राम पर लीटर से भी अबव है तो प्योर वाटर होगा। अगर डिजोल्व ऑक्सीजन 8 मिलीग्राम पर लीटर से लोअर है या लेस है तो वो कंटामिनेटेड वाटर होगा। और अगर डिजोल्व ऑक्सीजन 4 मिलीग्राम पर लीटर से भी क्या है, लेस है, तो वह क्या कहलाएगा, हाईली पॉल्यूटेंट वाटर। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो देखिए, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। अब देखिए, वाटर बॉडीज में जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, डेड बॉडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे, या जो भी डोमेस्टिक मटेरियल है या फ्रूट्स हैं, ठीक है, या जो भी वेजिटेशन है, तो उसके डिकम्पोजिशन के लिए जो ऑर्गेनिक मैटर है, उसके डिकम्पोजिशन के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, राइट। तो the amount of oxygen required by microorganisms to decompose dissolved organic matter is known as BOD। और यदि BOD क्या है, ज़्यादा है, तो वो कैसा होगा, पोल्यूटेंट वाटर होगा। क्योंकि अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, if there is a huge amount of dissolved organic matter, this means that BOD increase होगा और वह वाटर कैसा होगा, polluted होगा। And if BOD is less, then this would be a clean water or pure water. For an example, if BOD level, right, in milligram per liter, if BOD level is 1 to 2 milligram per liter, then जो water quality होगी वो कैसी होगी, very good होगी, right, और there will not be much organic matter present in the water supply। If BOD level is 3 to 5, तो जो वाटर होगा वो मॉडरेटली क्लीन होगा। If BOD is 6 to 9, तो फिर वाटर की क्वालिटी क्या होगी, पुअर होगी। एंड इफ BOD इज 100 और मोर, तो वहाँ की जो है वाटर क्वालिटी वो वेरी क्या होगी, पुअर होगी, राइट। तो वेरी पॉल्यूटेड और कंटामिनेटेड ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पर होगा। नाउ द थर्ड इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। See, the amount of oxygen required for oxidation of all organic substances present in water is known as chemical oxygen demand, right? और again BOD के समान ही अगर COD ज़्यादा होगी, right? ये यहाँ पर मैंने जो है साइन के माध्यम से बताया, right? So if chemical oxygen demand is high, तो वह क्या होगा, pollutant water होगा। और chemical oxygen demand is low, then it will be pure water, right? So the amount, right, the amount of oxygen, right, the amount of oxygen required by microorganisms to decompose organic dissolved organic matter is known as BOD। और if BOD is high तो वो भी pollutant water होगा, BOD low तो pure water होगा। and the amount of oxygen required for the oxidation of all organic matter present in water is known as chemical oxygen demand। और if chemical oxygen demand is high, then this would be pollutant water, और COD is low, then it is pure water। अब this is the best method to measure water pollution। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है कि अमंग द DO मेथड, BOD, COD एंड MPN विच इज द बेस्ट मेथड। तो जो बेस्ट मेथड है वो कौन सी है, COD है। नाउ फोर्थ इज MPN, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, राइट। सो बाय दिस मेथड द नंबर ऑफ E. coli बैक्टीरिया इज मेजर्ड इन वाटर, राइट। तो इससे E. coli बैक्टीरिया को क्या किया जाता है, जो है मापा जाता है। तो द मेथड इन विच E. coli बैक्टीरिया इज मेजर्ड इन वाटर इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, राइट। नाउ द वन टॉपिक विच इज रिलेटेड टू वाटर पॉल्यूशन इज यूट्रोफिकेशन। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? सी देखिए, जब कभी भी एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर्स हैं या जो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स का या वीडीसाइड्स का क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, तो वो रन ऑफ वाटर की वजह से किसी न किसी वाटर बॉडी में क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं, जिससे उस वाटर बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी संख्या
या उनके जो नंबर्स हैं, राइट, सो द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन दैट वाटर बॉडी इंक्रीजेस, राइट, विच लीड्स टू द इंक्रीज इन एल्गी, राइट, और जब इस एल्गी और जो माइक्रोफेंक्लेंट्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं तो उसको ही क्या कहा जाता है, यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। और इसमें जो वाटर होता है वो कंटामिनेटेड हो जाता है, ग्रीनिश हो जाता है, जिसको फिल्टर करना क्या होता है, पॉसिबल होता है। देयरफॉर दिस इज द ह्यूज प्रॉब्लम, और ये यूपीएससी में भी कई बार पूछा गया है। तो व्हाट इज यूट्रोफिकेशन, सिंपल हम कह सकते हैं, राइट, यूट्रोफिकेशन में बी डिफाइंड एज द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ द नेचुरल वाटर लीडिंग टू एन increased production of algae and macrophytes, planktons, right, grow much faster in such situation, और उसकी वजह से जो फ्लाइक्लोप्लैंक्टन स्पीसीज है ये टॉक्सिक हो जाती हैं और साथ ही साथ क्या हो जाती हैं, इनिडिबल हो जाती हैं। तो एल्गो और जो प्लैंक्टन है ये बहुत ही स्पीड से क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, और ग्रो करने में दिक्कत नहीं। दरअसल क्या है कि ये जो एल्गी है, these phycloplankton species are toxic and क्या होती है, इनइडेबल होती हैं। इसलिए जब भी इनको किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंज्यूम किया जाता है या एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंज्यूम किया जाता है तो उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ यूट्रोफिकेशन। सबसे पहली चीज तो ये है कि द वाटर लूजेज इज ट्रांसपेरेंसी एंड डेवलप्स अ वेड स्मेल। तो वाटर की ट्रांसपेरेंसी लूज हो जाती है और साथ ही साथ वाटर में से एक वेड स्मेल क्या होती है, डेवलप हो जाती है, और वाटर का जो कलर है वो क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। एंड इस वाटर को ट्रीट करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, विच मीन्स द वाटर इज नो लॉन्गर वुड बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक यूज और अदर पर्पज। इसके साथ ही इससे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो भी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, राइट। एंड फ्रीक्वेंट फिश किल इंसिडेंट्स, तो जब इसमें DO क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली जो एक्वाटिक एनिमल हैं उनको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम जाएगी और इससे फिशेस जो हैं वो क्या हो जाती हैं, किल हो जाती हैं, राइट। और मैनी डिजायरेबल फिश स्पीसीज आर रिमूव्ड फ्रॉम दैट वाटर बॉडी, राइट। सो दिस इज द यूट्रोफिकेशन। नाउ वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स क्या है, वी हैव स्टडीड, बट वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो एज अ MCQ दिस वुड बी आस्क्ड इन MPPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और अदर एग्जामिनेशन। तो वाटर बोर्न डिसीजेज कौन कौन सी हैं या वाटर पॉल्यूशन की वजह से कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं, लेट्स स्टडी वन बाय वन। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स और हेल्थ डिसीजेज बिकॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब पहली चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि जो वाटर पॉल्यूशन की वजह से जो डिसीजेज होती हैं वो हैवी मेटल्स की वजह से होती हैं, एंड हैवी मेटल्स डिसॉल्व्स इन वाटर दैट चेंज द क्वालिटी ऑफ द वाटर, राइट। तो जो हैवी मेटल्स हैं, जब वाटर में हैवी मेटल्स का एडिशन हो जाता है तो उसको ही वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। या हम ये कहें कि जब वाटर में हैवी मेटल्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं, और उस वाटर को जब जो है कंज्यूम किया जाता है तो उसकी वजह से क्या होती है, डिफरेंट जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हैवी मेटल्स क्या होती हैं, तो इसको अगर MCQs में आपसे पूछे तो इसके लिए याद रखना, हैवी मेटल्स आर दोज मेटल्स हुज डेंसिटी इज ग्रेटर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा होती है उनको ही हैवी मेटल्स कहते हैं। और जब वाटर्स में हैवी मेटल्स अवेलेबल होती हैं और उसको जब कंज्यूम किया जाता है तो डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। हैवी मेटल्स के एग्जांपल क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेड हो जाएगा, राइट, कैडमियम हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, राइट, मर्क्यूरी हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सो नाउ स्टडी द हेल्थ इश्यूज और हेल्थ प्रॉब्लम्स वन बाय वन। द फर्स्ट इज एक्सेस ऑफ मर्करी, right? So because of the excess of mercury there is disease Minamata disease, right? तो ये एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा
कि मिनी माता जो डिसीज है वो किस वजह से होती है, तो बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ मर्क्यूरी इन वाटर, इफ दिस वाटर इज कंज्यूम तो उससे मिनी माता डिसीज होती है, राइट, जिसमें नंबनेस आती है, मतलब शरीर की जो सेंसिटिविटी है वो लूज हो जाती है, राइट। सो मिनी माता डिसीज की वजह से नंबनेस, राइट, देन मसल्स क्या होती हैं, वीक हो जाती हैं, साथ ही साथ ब्लड विजन या जो कोरोना है वो अफेक्टेड होती है। तो बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ मर्क्यूरी देयर इज डिसीज मिनी माता। देन सेकेंड कैडमियम, राइट, सो बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ कैडमियम देयर इज डिसीज इटाई, और उसको ही क्या कहा जाता है, आउच डिसीज कहा जाता है, राइट। तो इटाई डिसीज और आउच जो डिसीज है वो कैडमियम के एक्सेसिवनेस की वजह से ही होती है, जिसमें बोन्स क्या होती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, राइट, जैसे ये जो है बोन्स हैं ये सॉफ्ट हो जाती हैं और इस तरीके से जो बोन है ये हो जाती है, साथ ही साथ जो बैकबोन है वो भी क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, एज वेल एज लंग्स गेट डैमेज्ड। तो इटाई डिसीज और आउच बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ कैडमियम। देन बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ लेड, तो लेड की एक्सेसिवनेस की वजह से क्या होता है, प्लम्बिज्म डिसीज, राइट। तो प्लम्बिज्म डिसीज ये जिसको क्या कहते हैं, लेड पॉइजनिंग कहते हैं, राइट। तो जब लेड कंटामिनेटेड वाटर को कंज्यूम किया जाता है तो उससे प्लम्बिज्म डिसीज और लेड पॉइजनिंग जो है वो होता है, और लेड पॉइजनिंग की वजह से ही या प्लम्बिज्म की वजह से ही नर्व सिस्टम क्या होता है, अफेक्ट होता है, और जो बेबी होता है या जो चिल्ड्रन होते हैं, राइट, उनका मेंटल डेवलपमेंट क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर एक्सेस ऑफ आर्सेनिक, तो बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ आर्सेनिक देयर इज अ ब्लैक फुट डिसीज, और इस ब्लैक फुट डिसीज में स्किन ऑफ द फीट स्टार्ट्स टू डेट्रियोरेट या ब्लैक कलर की हो जाती है, साथ ही साथ नेल्स ऑफ द जो फीट है वो रोट हो जाते हैं या सड़ने लगते हैं। तो ब्लैक फुट जो डिसीज है वो आर्सेनिक की वजह से ही होती है, जिसमें जो स्किन है वो डेट्रियोरेट हो जाती है, साथ ही साथ नेल्स जो है वो नेल्स ऑफ द फीट वुड रोट, राइट। और ये कहां पर प्रेवलेंट है, सो दिस ब्लैक फुट डिसीज इज मोस्ट प्रेवलेंट इन इंडिया, राइट, बंगाल एंड टू द पीपल ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। तो बंगाल और बिहार इन इंडिया में ये जो ब्लैक फुट डिसीज है ये अकर होती है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फ्लोराइड, तो फ्लोराइड के एक्सेसिवनेस की वजह से फ्लोरोसिस डिसीज होती है, और फ्लोरोसिस डिसीज में जो इनेमल है, राइट, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ, तो जो टूथ का जो व्हाइट कलर होता है ये क्या कहा जाता है, इनेमल कहा जाता है, राइट। तो बिकॉज ऑफ फ्लोरोसिस इनेमल स्टार्ट्स टू डेट्रियोरेट, आल्सो जो टीथ हैं वो कैसे हो जाती हैं, येलोइश हो जाती हैं, आपको दिख रहे होंगे कैसे हो जाती हैं, येलोइश हो जाते हैं, और द एनिमल स्टार्ट्स टू डेट्रियोरेट बिकॉज ऑफ द एक्सेसिवनेस ऑफ फ्लोराइड, राइट। अगर फ्लोराइड की क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो उससे क्या होता है, टूथ डिके होता है। सो बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोराइड देयर इज अ डिसीज नोन एज टूथ डिके, और इससे जो टूथ हैं वो वीक हो जाते हैं, साथ ही साथ टूथ का जो है टूथ उससे डिके भी होता है और टूथ क्या हो जाते हैं, वीक भी हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ कॉपर, और बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ कॉपर देयर इज डिसीज विल्सन डिसीज, राइट, जिसको क्या कहा जाता है, चाल्कोसिस भी कहा जाता है। इस विल्सन डिसीज में या चाल्कोसिस डिसीज में ह्यूमन ब्रेन जो है उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, अफेक्ट होती है, और लेटर स्टेजेस में जाकर ये पार्किंसन डिसीज में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें व्यक्ति जो है मेमोरी जिसकी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, राइट। सो बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ कॉपर देयर इज विल्सन डिसीज और चाल्कोलिस डिसीज, राइट, विच अफेक्ट्स द ह्यूमन ब्रेन, और लेटर उसकी वजह से पार्किंसन डिसीज होती है। Also liver, bones and eyes are also affected. Next is excess of nitrate in drinking water, and this question has been asked twice in MPPSC prelims, right? एक क्वेश्चन शायद 2014 की पीएससी में पूछा गया था और लेटर फिर इसको 2021 में भी अगेन
पूछा गया था, राइट। सो इफ देयर इज एक्सेस ऑफ नाइट्रेट इन द ड्रिंकिंग वाटर एंड इफ द वाटर इज कंज्यूम्ड बाय चिल्ड्रन या बेबी, तो उसकी वजह से क्या होता है, मेथेमोग्लोबिनीमिया, राइट, ये डिसीज होती है। साथ ही साथ इसको क्या कहा जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है, राइट। तो यदि वाटर में नाइट्रेट का एक्सेस है तो उससे मेथेमोग्लोबिनीमिया जो डिसीज है वो हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है, राइट। इस मेथेमोग्लोबिनीमिया जो डिसीज है, इसमें जो हार्ट है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ जो बेबी का जो कलर है वो कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो द बॉडी ऑफ द चिल्ड्रन टर्न्स ब्लू, दैट इज वाई इसको क्या कहा जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा एक्सेस ऑफ आयरन। तो इफ देयर इज एक्सेस ऑफ आयरन इन द वाटर, तो उससे लंग्स और जो होल बॉडी है वो क्या होती है, अफेक्ट होती है। तो बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ आयरन इट अफेक्ट्स लंग्स एज वेल एज द होल बॉडी। एंड यदि आयरन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उससे नंबर ऑफ द आरबीसी ब्लड में क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाती है, राइट। एंड जो हमारी बॉडी है वो एक्सट्रीम क्या हो जाती है, पेल हो जाती है, राइट। तो आयरन की एक्सेसिवनेस की वजह से लंग्स अफेक्ट होते हैं। एंड इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन देन दिस लीड्स टू द नंबर ऑफ आरबीसी इन द ब्लड स्ट्रीम जो है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, और जो बॉडी है वो एक्सट्रीमली पेल क्या होती है, दिखती है, जैसे ये यहाँ पर हो जाएगी। इसके अलावा भी जो सम अदर डिसीजेज होती है जो कि वाटर पॉल्यूशन की वजह से होती हैं, राइट। तो सम अदर डिसीजेज विच आर काज्ड ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन, द फर्स्ट इज डायरिया, देन सेकेंड कोलेरा, देन थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, जॉन्डिस हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या है, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 है, ताकि वाटर को पॉल्यूट होने से बचाया जा सके, राइट। तो इंडिया में वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 में लाया गया। दिस आप इसको याद रखें एमसीक्यू के लिए। तो वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट कब लाया गया था, 1974 में लाया गया था। और इसी वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट के तहत ही नेशनल वाटर स्टेशंस जो हैं ओपन किए जाएंगे। एंड देयर आर मोर देन 507 नेशनल वाटर स्टेशंस इन इंडिया। और ये जो नेशनल वाटर स्टेशंस हैं ये वाटर की क्या कहते हैं, क्वालिटी को एग्जामिन्स करते हैं, राइट। सो दीज नेशनल वाटर स्टेशंस एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ वाटर, और वहां पर अगर उस वाटर में कुछ भी हार्डेस्ट जो है मेटल्स है या अदर जो है पॉल्यूटेंट्स हैं, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए भी जो है इनके द्वारा सजेशंस दिए जाते हैं। आल्सो इंडिया में गंगा एक्शन प्लान जो है वो 1985 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ जो वर्ल्ड वाटर डे है, राइट, द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड टू अवेयर द पीपल रिगार्डिंग पॉल्यूशन ऑफ द वाटर, और ये 22 मार्च को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो 20 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है, और 21 की जो थीम थी वैल्यूइंग वाटर, राइट। नाउ लेट्स स्टडी सॉइल। अब सॉइल जो पॉल्यूशन है वो भी एक तरीके से बहुत ही खतरनाक होता है, राइट। अब सॉइल पॉल्यूशन जो है किसकी वजह से होता है, उसकी सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें तो सॉइल पॉल्यूशन और सॉइल कंटामिनेशन रिफर्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स और अदर मैन मेड सब्सटेंसेस, राइट। अब यहाँ पर डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, डिग्रेडेशन का मतलब है कि जो सॉइल की क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाना। अब सॉइल की क्वालिटी क्या है, तो देखिए जो सॉइल होती है, सॉइल में क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, राइट, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो वेजिटेशन है वो क्या होती है, ग्रो होती है। तो यदि सॉइल की क्वालिटी डिक्रीज होगी तो एक तो वेजिटेशन जो है ग्रो नहीं कर पाएगी, एंड सेकंड थिंग इज दैट अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड है तो वहां पर प्रोडक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा,
राइट, प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसको ही क्या कहते हैं हम यहाँ पर, सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉइल पॉल्यूशन या सॉइल कंटामिनेशन रिफर्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केमिकल और अदर मैन मेड सब्सटेंसेस इन द सॉइल। फॉर एन एग्जाम्पल, जो सॉइल का डिग्रेडेशन होता है या सॉइल पॉल्यूशन है, उसके लिए सबसे ज्यादा क्या रिस्पॉन्सिबल है, प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, देयरफॉर प्लास्टिक फॉर अ लॉन्ग टाइम जो है एक्यूमुलेट होता रहता है और उसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो लूज होती है एंड जो सॉइल है नो लॉन्गर फर्टाइल रह जाती है, राइट। आल्सो जब सॉइल में डोमेस्टिक वेस्ट को क्या किया जाता है, डोमेस्टिक वेस्ट को रिलीज किया जाता है, तो उसकी वजह से भी जो बायो नॉन डिग्रेडेबल पार्टिकल्स होते हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफॉरेस्ट्रेशन, राइट। जो फॉरेस्ट होती हैं, फॉरेस्ट की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करके रखती हैं। इसकी वजह से जो सॉइल है उसका राइट सॉइल का इरोजन नहीं होता है। बट जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो उससे जब फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो जो फॉरेस्ट की रूट्स हैं वो सॉइल को होल्ड नहीं करेंगे एंड देयर वुड बी इरोजन बिकॉज ऑफ एयर, राइट, बिकॉज ऑफ विंड, बिकॉज ऑफ फ्लड, राइट, और अदर रीजन हो जाएंगे। तो इरोजन क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। और इरोजन में क्या होगा, जो अपर लेयर, द अपर लेयर ऑफ द सरफेस विच हैज न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज ह्यूमस फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, और जब वो अपर लेयर ही क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, तो उसको क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं, राइट। और अगर इरोजन हो जाएगा तो जो सॉइल है वो नो लॉन्गर वुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल और अदर पर्पसेस। जो सॉइल पॉल्यूशन है वो माइनिंग इफेक्ट की वजह से भी होता है, क्लियर। तो ये हमने यहाँ पर सॉइल पॉल्यूशन को यहाँ पर समझा। नाउ व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, किसकी वजह से होता है, राइट। तो द कॉमन कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, द फर्स्ट इज इम्प्रॉपर इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल। अब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसमें हैवी मेटल्स भी होती हैं, प्लास्टिक पार्टिकल्स भी होते हैं, पॉलीथिन्स भी होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं, राइट। और जब इन इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है ओपन एरिया में तो उसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता है, राइट। देन सेकेंड क्या हो जाएगा, ऑयल स्पिल्स हो जाएगा। सो जब ऑयल स्पिल होता है तो उससे सॉइल में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या ऑर्गेनिक मैटर है वो ह्यूमस में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। थर्ड इज एसिड रेन, और जब एसिड रेन होती है तो उसकी वजह से ही, राइट, एयर पॉल्यूशन, अगर हम देखें तो एयर पॉल्यूशन की वजह से एसिड रेन होती है और एसिड रेन की वजह से जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है। एंड इफ सॉइल की जो है एसिडिटी या बेसिसिटी इंक्रीज होती है तो उससे फर्टिलिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो एसिड रेन की वजह से भी फर्टिलिटी क्या होती है, लूज होती है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माइनिंग एक्टिविटीज हो जाएगी, जिसमें जो माइनिंग एक्टिविटी से जो अर्थ है उसको क्या होता है, उसमें डिफरेंट जो है उसकी लेयर्स को रिमूव किया जाता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। देन इंटेंसिव फार्मिंग एंड एग्रोकेमिकल्स। अब इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब क्या हुआ कि हर जो है ईयर में कम से कम जो है 2-3 क्रॉपिंग सीजन्स को प्रेफर करना। अगर सॉइल को हम जो है कुछ समय के लिए खाली नहीं छोड़ेंगे तो उससे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो इंटेंसिव फार्मिंग की वजह से भी लॉन्ग टर्म में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी है उनमें डिक्रीज होता है। आल्सो एग्रोकेमिकल्स, अर्थात सॉइल में डिफरेंट फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, वीडीसाइड्स का, राइट, और हार्मफुल केमिकल्स का स्प्रे किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो हार्मफुल केमिकल्स हैं ये सॉइल पार्टिकल्स में ही क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, राइट। आल्सो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं वो सॉइल में जाकर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। सो दीज आर द कॉमन कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। नाउ द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। अब सॉइल पॉल्यूशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं वो समझते हैं।
तो यहाँ पर सॉइल पॉल्यूशन के जो इफेक्ट्स हैं उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट, विच रेंडर्स द सॉइल अनफिट फॉर क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर सॉइल में, राइट, अगर सॉइल में प्लास्टिक पार्टिकल्स, राइट, अगर सॉइल में प्लास्टिक पार्टिकल्स, पॉलीथिन्स या बायो नॉन डिग्रेडेबल जो मटेरियल हैं वो एक्यूमुलेट होंगे, सो डेफिनेटली सॉइल में जो ह्यूमस है, राइट, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सो इफ देयर इज अ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लैक ऑफ ह्यूमस, लैक ऑफ मॉइस्चर, देन दिस सॉइल, राइट, renders the soil unfit for agriculture, and if there is a lack of nutrients, moisture, humus, तो उससे एग्रीकल्चर के साथ साथ जो वेजिटेशन है उसके लिए सॉइल क्या हो जाएगी, अनफिट हो जाएगी, अर्थात ना तो वहाँ पर फॉरेस्ट्री की जा सकती है ना एग्रीकल्चर। सेकेंड, सॉइल पॉल्यूशन impacts the flora and fauna residing in that soil, right? अब अगर वहां पर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होंगे, सो इफ देयर इज अ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहां पर जो फ्लोरा है या वहां के जो डिफरेंट प्लांट्स हैं, राइट, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वहां पर एक्सटिंक्ट होते जाएंगे। और चूंकि जो प्लांट्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उन पर ही डिपेंड करते हैं फौना या एनिमल्स। जब प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो फौना भी क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, विच मीन्स जहां की सॉइल पॉल्यूट होती है वहां पर चाहे फ्लोरा हो, फोना हो, वो डिक्रीज हो जाते हैं या उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। डिग्रेड्स वेजिटेशन ड्यू टू इंक्रीज ऑफ सैलिनिटी ऑफ द सॉइल, राइट, तो जो वेजिटेशन है वो डिक्रीज होता है यदि सैलिनिटी इंक्रीज होती है। एज वेल एज टॉक्सिक डस्ट सच एज क्या हो जाएगा, सिलिका डस्ट कैन कॉज रेस्पिरेटरी, तो जो सॉइल है अगर जो अपर लेयर है और उसकी जो डस्ट है वो ह्यूमंस तक रीच होती है तो वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट कर सकती है। इम्पैक्ट्स द फूड चेन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि आप देखिए जब एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वीडिसाइड्स हैं, उनको यूज किया जाता है तो सॉइल में हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और यही हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं वो हमारी क्रॉप्स में, राइट, क्रॉप्स में भी क्या हो जाते हैं, क्रॉप्स जो क्रॉप्स होती हैं उनके द्वारा इन हार्मफुल सब्सटेंस को एब्जर्व किया जाता है, विच मीन्स दैट हार्मफुल केमिकल्स, राइट, इंटर इनटू आवर फूड चेन, और अगर हमारी फूड चेन में एंटर हो जाते हैं तो चाहे फिर वो वहाँ के एनिमल्स हों या उस फूड को जो भी ह्यूमन इनटेक करता है, राइट, उसके हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। आल्सो रिड्यूसेस वेस्ट होल्डिंग कैपेसिटी, सॉरी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो पॉल्यूशन की वजह से जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो लॉस हो जाती है, और इसकी वजह से अगर वाटर में मॉइस्चर ही नहीं रहेगा, सॉरी सॉइल में मॉइस्चर नहीं होगा तो उससे एग्रीकल्चर या वेजिटेशन में क्या हो जाएगी, जो है दिक्कत जाएगी। नाउ व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, तो यहां से भी एमपीपीएससी में एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, राइट। सो देयर आर वेरियस सोर्सेस फॉर सॉइल पॉल्यूशन, राइट, सो देयर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। द फर्स्ट इज unscientific agricultural method, and I told you that to increase the production nowadays pesticides, weedicides, right, pesticides, weedicides and fertilizers are used. Also the nitrogen based fertilizers are being used excessively, therefore उससे क्या होता है, उससे soil क्या होती है, pollute होती है। Also if electronic waste is disposed इन सॉइल ओपर एरिया, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के डिस्पोज करने से भी, रेडियो एक्टिव वेस्ट की वजह से भी सॉइल पॉल्यूट होती है। देन रिलीज ऑफ टॉक्सिन्स, राइट, रिलीज ऑफ टॉक्सिन्स, तो जो डिफरेंट टॉक्सिन्स होते हैं जो कि केमिकल से रिलीज, फैक्ट्री से रिलीज होते हैं, राइट, तो फैक्ट्री से, कंपनी से, या फिर जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, या फिर जो सिटी में जो वेस्ट होता है उसकी वजह से भी सॉइल क्या होती है, पॉल्यूशन होता है। फिर माइनिंग वेस्ट, जब माइनिंग की जाती है तो उसकी वजह से भी सॉइल पॉल्यूट होती है। ऑयल स्पिल से, राइट, सॉलिड वेस्ट को डंप किया जाता है, डिफॉरेस्टेशन से, इंडस्ट्रियल वेस्ट से, और एसिड रेन से, जिनको अभी हमने समझा था, और क्या हो जाएगा, सॉल्ट वाटर से या सलाइन वाटर से, राइट।
अगर हम मेजर फैक्टर की बात करते हैं कि व्हाट आर द मेजर फैक्टर फॉर द सॉइल पॉल्यूशन, तो सॉइल पॉल्यूशन के 3 मेजर फैक्टर हो जाएंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, प्लास्टिक। प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, देयरफॉर प्लास्टिक इज एक्यूमुलेटेड इन द सॉइल which reduces the quality of soil। सेकेंड क्या हो जाएगा, माइनिंग कैपिट हो जाएंगी। माइनिंग की वजह से जो सॉइल की जो ऑर्गेनिक है, जैसे अगर हम बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की, राइट, तो सॉइल प्रोफाइल को आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। सॉइल प्रोफाइल में अगर सॉइल की हम लेयर ओ या लोअर ए या लेयर बी को रिमूव कर दें तो फिर वो सॉइल तो जो है वेजिटेशन के लिए अनफिट हो जाती है, राइट। सो बिकॉज ऑफ द माइनिंग द ओ लेयर, ए लेयर एंड बी लेयर आर रिमूव्ड एंड जो सॉइल है वो वेजिटेशन के लिए अनफिट हो जाती है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही जो रूट्स हैं वो सॉइल को होल्ड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल है उसका क्या होता है, इरोजन होता है। नाउ अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक की, तो जैसे इन तीनों में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, प्लास्टिक की, राइट। तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि प्लास्टिक के यूज कहाँ है, तो वी यूज प्लास्टिक एज बॉटल्स एंड पॉलिथिन्स, राइट। तो हम डेली लाइफ में बॉटल्स को और पॉलिथिन्स को यूज करते हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए क्या करते हैं, हार्मफुल इंपैक्ट रखते हैं, राइट। ये जो प्लास्टिक है ये बायो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, अर्थात ये कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा इनका ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है। और जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको तो रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता है। हाँ, कुछ प्लास्टिक ऐसा होता है जो कि रिसाइकल्ड होता है, बट कुछ जो प्लास्टिक होता है वो नॉन रिसाइकल भी होता है, राइट। और जब ये प्लास्टिक चाहे वो वाटर बॉडीज में हो या सॉइल में हो तो वो सॉइल की या वाटर की क्या कर देता है, क्वालिटी को डिक्रीज कर देता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि जब जो प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं चाहे वो वाटर में या फिर सॉइल में उनका एडिशन होता है तो दिस रिड्यूसेस O2 डिसॉल्व इन द वाटर, तो ये डिसॉल्व O2 को वाटर में डिक्रीज करता है और सॉइल में भी जो है जो होल्स पाए जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है उसको भी रिड्यूस करता है। साथ ही साथ जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पॉल्यूटेड हो जाते हैं और जो सेल्स ऑफ द बॉडी ऑफ जो मरीन एक्वेटिक एनिमल्स हैं, राइट, वो क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, राइट। इसी वजह से अगर हम देखें तो ये 2 फैक्ट हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बैन द प्लास्टिक, राइट। तो हिमाचल प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने प्लास्टिक को बैन किया था 2009 में। अगेन सिक्किम कंप्लीटली बैन द पॉलिथीन एंड ऑल प्लास्टिक आइटम्स, राइट, स्पेशली जो कैरी बैग वगैरह हैं जैसे बॉटल्स हैं, प्रोडक्ट हैं, बॉल्स हैं और पॉली बैग्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनिंग। अब देखिए माइनिंग मैंने अभी आपको बताया था कि स्पेशली माइनिंग की क्यों जाती है, क्योंकि जो हमारी अर्थ की सरफेस है उसको क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं, राइट। लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ रॉक्स, तो लिथोस्फीयर रॉक से बनी होती है। रॉक्स जो है वो मिनरल से बनी हुई होती हैं और इन्हीं मिनरल से हमको डिफरेंट मेटल्स, नॉन मेटल्स या डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा ह्यूज होती है। सो टू गेट द एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड टू गेट द commercial benefit, economic benefit, mining is carried out, राइट। और माइनिंग फिर कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होती है लेयर्ड माइनिंग या क्या होती है, स्ट्रिप्ड माइनिंग होती है। और सीधी सी बात है चाहे वो लेयर्ड माइनिंग हो या अंडरग्राउंड माइनिंग हो, राइट, दोनों की सबसे पहली चीज तो यही होती है कि दोनों प्रकार की माइनिंग में, लेयर्ड माइनिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग में, राइट, जो लेयर्ड माइनिंग होती है उसमें जो लैंड है उसकी जो सॉइल प्रोफाइल की अगर आप बात करते हैं तो जो लेयर ओ है, ए है, बी है, राइट, ये क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती। इस वजह से द सॉइल नो लॉन्गर फिट फॉर वेजिटेशन। साथ ही साथ जो लेयर्ड या स्ट्रिप्ड माइनिंग है उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन भी होता है एज वेल एज सॉइल पॉल्यूशन भी होता है। और जो अंडरग्राउंड माइनिंग होती है, जैसे ये कोल ब्लॉक हो जाएगा तो ऊपर से तो क्या होता है, माइनिंग अंदर ही अंदर चलती रहती है। और जब कभी भी ये माइन क्या होती है,
कोलैप्स होती है तो उसकी वजह से उसमें जो भी वर्कर्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और इससे भी वाटर लेवल जो है क्या होता है, डिक्रीज होता है, राइट। अगर हम बात करते हैं कोल माइनिंग की, तो इंडिया में मोस्ट कोल डिपॉजिट्स आर फाउंड इन धनबाद झारखंड, राइट। तो जो मोस्ट कोल डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ पर हैं, झारखंड में पाए जाते हैं, वेयर माइनिंग एक्टिविटी इज हैवीली परफॉर्म्ड। इसकी वजह से वहाँ की जो फर्टिलिटी है वो लूज होती है, साथ ही साथ द सरफेस वाटर इज एसिडिक। आल्सो वहाँ पर जो है स्मॉल चिल्ड्रन जो है वहाँ पर कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेट माइनिंग की जाती है जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें बच्चे जाते हैं और वो कोल को क्या करते हैं, निकाल कर लेके आते हैं। देयरफॉर these children are suffering from diseases related to lungs as well as hearts, right। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन। अब देखिए यहाँ पर जो फॉरेस्ट होते हैं, राइट, फॉरेस्ट की जो रूट्स होती हैं, राइट, जो ट्रीज की रूट्स होती हैं, द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल पार्टिकल, और इस वजह से सॉइल इरोजन को क्या करते हैं, ये रोकते हैं। तो ट्रीज या फॉरेस्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू होल्ड द सॉइल पार्टिकल, और ये इरोजन को रोकते हैं, फ्लड इरोजन और विंड इरोजन को क्या करते हैं, रोकते हैं। आल्सो अगर फॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन होगा तो उससे एक तो क्या होगा, इरोजन इंक्रीज होगा, राइट, तो उससे सॉइल इरोजन इंक्रीज होगा और उसकी वजह से सॉइल जो है अनफिट हो जाएगी। सेकेंड थिंग इज दैट क्या हो जाएगा कि जो ट्रीज होते हैं, राइट, ट्रीज अट्रैक्ट द क्लाउड्स, ट्रीज अट्रैक्ट द क्लाउड्स, और ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो ये क्लाउड को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट, हेंस देयर वुड बी लेस रेनफॉल। आल्सो ये कार्बन को एब्जॉर्व कर लेते हैं, एंड इफ ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो उससे कार्बन का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। इसकी वजह से चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, और भी ज़्यादा पॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, और साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी भी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो डिग्रेडेशन है या डिफॉरेस्टेशन है वो सॉइल पॉल्यूशन के लिए, वाटर पॉल्यूशन के लिए, एज वेल एज एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डिफॉरेस्टेशन। देयरफॉर वी मस्ट प्रोटेक्ट द ट्रीज, राइट। इफ बी प्रोटेक्ट द ट्री, तो इन फ्यूचर में जो ट्रीज हैं वो हमको क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, राइट। अब सॉइल पॉल्यूशन को रोकने के लिए कौन कौन से मेजर्स हैं, सो देयर आर डिफरेंट मेजर्स, राइट, डिफरेंट मेजर्स टू कंट्रोल द सॉइल पॉल्यूशन। द फर्स्ट इज रिसाइकलिंग ऑफ आर्टिकल्स, जैसे पेपर है और क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा। जो भी सॉलिड वेस्ट है या जो भी रिसाइकलेबल वेस्ट है उसकी क्या करना, रिसाइकलिंग करना। तो रिसाइकलिंग ऑफ आर्टिकल्स मेड ऑफ पेपर और प्लास्टिक, ताकि उससे सॉइल पॉल्यूशन कम से कम हो। साथ ही साथ बैनिंग प्लास्टिक बैग्स, राइट, जब आप मार्केट जाते हैं, यू गो टू मार्केट परचेज वेजिटेबल्स और अदर आइटम्स एंड टेक द प्लास्टिक बैग एंड यू थ्रो इट, तो जो प्लास्टिक बैग है उसको बैन कर देना चाहिए, और ये इट इज आवर ड्यूटी एज वेल, हमें तो प्लास्टिक बैग ही यूज करना चाहिए, वेदर वी आर गोइंग टू परचेज वेजिटेबल, वी आर गोइंग टू परचेज फ्रूट्स एज वेल एज। तो अगर हम कैरी बैग यूज करेंगे, वो भी क्लॉथ का बना हुआ, तो प्लास्टिक बैग्स का कम इस्तेमाल करने की वजह से भी सॉइल पॉल्यूशन कम होगा। तो प्लास्टिक बैग का यूज नहीं करना चाहिए, जो केक कट करते हैं वो प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक जो बॉटल्स हैं उनकी जगह पर हमको मेटेलिक बॉटल यूज करना चाहिए, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बायो रेमेडीज, जो रेमेडीज टेक्निक्स हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए। प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इफ़ द फॉरेस्ट कवर और प्लांट्स को हम प्लांटेशन करते हैं तो डेफिनेटली इससे पॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। यूज ऑफ राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर्स, अगर हम इंस्टीड ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, इफ बी यूज राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर्स और काउडोंग और राइट बर्मी कंपोस्ट, तो डेफिनेटली इससे सॉइल की जो है फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। और साथ ही साथ नो यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, फॉर एन एग्जांपल DDT, तो उससे सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड सॉइल पॉल्यूशन। इन द अपकमिंग लेक्चर वी विल study electronic waste pollution as well as radioactive pollution,
right? So we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.